जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग। आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके पहले वाली वीडियो हम यह देखे थे पाचन क्रिया कैसे होता है और उनमें जो वो अंग हैं उन अंगों में से कौन सा एंजाइम श्रवण होता है, यह हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं हर एक पार्ट का क्या मेन कार्य है उसको हम समझने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं किसी इमेज के थ्रू। जो हमारा इमेज है आप ये देख सकते हैं, ये है किसका, मानव पाचन तंत्र के प्रमुख अंग व भाग का दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख गुहा यानी कह सकते हैं यहाँ से हम भोजन को एंटर करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कर्णमूल लार ग्रंथि यानी यहाँ से स्लाइवा यानी स्लाइवा ग्लैंड के जो है यहाँ पर मुंह में क्या होता है, टैलिन एंजाइम को जो है आता है और जो यहाँ पर पाचन होता है उसके आगे हमारा भोजन ग्रास नलिका में आता है। ग्रास नलिका के बाद धीरे धीरे हमारा भोजन सरकता हुआ कहाँ, आमाशय में पहुँचता है। आमाशय का 3 पार्ट कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक होता है। और ये ऊपर का जो भाग दिखाया गया है यह लीवर है जो भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। आगे आता है भोजन हमारा आमाशय से थोड़ा सा आगे आता है तो पक्वाशय, यहाँ जिसे ग्रहणी दिखाया गया है। पक्वाशय के बाद आता है हमारा क्या, और यही पक्वाशय के पास हमारा जुड़ा रहता है क्या, अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज जुड़ी रहती है। पक्वाशय के बाद फिर आता है हमारा क्या, छोटी आंत। छोटी आंत में जो हमारा 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है कौन सा, डियोडेनम, दूसरा है जेजुनम, तीसरा है इलियम। ठीक, अब इन तीनों पार्ट में क्या होता है, भोजन का पाचन संपूर्ण रूप से होने के बाद हमारा फाइनली भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत के ये आप देख सकते हैं जो छोटा सा यहाँ पार्ट लगा हुआ है जिसे कीम रूपी परिशिष्टिका कहते हैं। इसे ही अपेंडिक्स कहा जाता है। यही अचानक यानी कोई इन्फेक्शन या सूजन आ जाने के कारण इसका ऑपरेशन कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है आदमी को रिलीफ मिल जाता है। जब हमारा भोजन छोटी आंत में था उसके बाद फिर पाचन होने के बाद भोजन हमारा बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत का काम क्या है, भोजन को अवशोषण करना और पानी को स्टोर करना। फिर उसके बाद जब हमारा भोजन बड़ी आंत में इकट्ठा होता है फिर उसके बाद हम उसे मल परित्याग द्वारा त्याग देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा क्या पार्ट है, ये मुख गुहा है, ये ग्रास नली है, ये लीवर है जहाँ से पित्त का श्रवण होगा, ये गाल ब्लेडर है जहाँ पर पित्त आकर इकट्ठा होता है। दोस्तों पित्त यकृत से निकलकर गाल ब्लेडर में इकट्ठा होता रहता है। जब आवश्यकता होती तो गाल ब्लेडर उसे आवश्यकता अनुसार इसमें छोड़ता रहता है। किसमें, ये ग्रहणी के पास यानी यहाँ पर छोड़ता रहता है। और फिर हमारा अमाशय के बाद ग्रहणी है। ग्रहणी से इधर जुड़ा रहता है पैनक्रियाज जो पीले वाले भाग है। पैनक्रियाज के बाद आता है इसी से जुड़ा रहता है आहार नाल में छोटी आंत। छोटी आंत से हमारा जुड़ा रहता है बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद हम गुदा द्वार द्वारा त्याग देते हैं। आइए दोस्तों थ्योरी सेक्शन थोड़ा सा देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा लीवर, यानी आप देख सकते हैं हम इसमें क्या मेन मेन हमारा जो डाइजेशन में जो काम करता है वो लीवर का ही रहता है। आइए दोस्तों देखते हैं। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका वजन 1.5 kg यानी 1.5 किलो होता है। यकृत द्वारा ही पित्त का स्रावित होता है, यानी यकृत द्वारा ही पित्त का निर्माण होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को क्या कर देता है, तीव्र कर देता है। यानी एंजाइम जो भी निकलते हैं उनकी क्या कर देता है, स्पीड बढ़ा देता है। पाचन क्रिया की स्पीड यानी बढ़ा देता है एंजाइमों की। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप में भाग लेता है, यानी क्या करता है, यह प्रोटीन के पाचन में सक्रिय रूप में भाग लेता है। और प्रोटीन विघटन फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यानी प्रोटीन जब विघटन यानी जब टूटता है तो उसमें से उत्पन्न अमोनिया विषैले पदार्थ अमोनिया का निर्माण होता है और उसी को क्या करता है, यकृत जो है यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है, यानी यकृत का और भी काम है जो प्रोटीन को क्या करता है, अधिकतम मात्रा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजिन में परिवर्तित कर देता है। यानी कार्बोहाइड्रेट के पचने के बाद यकृत जो है ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करके अपने पास संचित करके रखता है। और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिकाएं उसे जो है संचित कर लेता है। अब ग्लाइकोजन को संचित कर लिया है, ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजन
यानी जो जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की आवश्यकता होगी तो जो ग्लाइकोजन हमारा यकृत संचित करके रखा है उसे क्या करेगा, ग्लाइकोजिन को जो है खंडित करके ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। ठीक, जो ग्लूकोज को स्टोर किया था अभी तक उसको क्या करेगा, ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर ग्लाइकोजिन को जो स्टोर किया था उसको क्या करेगा, खंडित कर देगा किसके, ग्लूकोज के फॉर्म में। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, नियमित बनाए रखता है, यानी कंट्रोल करता है किसकी मात्रा को, ग्लूकोज की मात्रा को। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में भी क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। यानी भोजन में वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को लेता है और उसको क्या कर देता है, वसा में कन्वर्ट कर देता है। फाइब्रिनो नामक जैन प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है। फाइब्रिनो नामक जैन का प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है, तो यही यकृत से ही होता है, जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। जब हमारे शरीर में कहीं से ब्लड निकलने लगता है उसके बाद जब सूखता है तो जो कह सकते हैं आप पानी नुमा आता है ब्लड के ऊपर जिससे रक्त बहना बंद होता है, उसी को हम कहते हैं फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन। यानी फाइब्रिनोजन प्रोटीन उसी को कहते हैं जो हमारे रक्त को बाहर निकलने से बंद कर देता है। हेपारिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। यानी जब हमारे शरीर के अंदर रक्त जो है यानी एक लिक्विड फॉर्म में रहता है तो उसको लिक्विड फॉर्म में बनाए रखने के लिए हेपारिन ही जो होता है वह मेन महत्वपूर्ण कार्य करता है कि रक्त अंदर भी रहे, यानी शरीर के ब्लड में यानी कोशिका में भी रहे, तो वह क्या करे, जमे ना। मृत आरबीसी को नष्ट जो है यकृत के द्वारा ही किया जाता है। यानी आरबीसी जो नष्ट होती है उसे किसके द्वारा, यकृत के द्वारा ही किया जाता है। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है। किसको किसको, तो यह जो है यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है। वैसे तो हम कहें डायरेक्टली इसका कोई टुकड़ा नहीं रख पाता है फॉर्म का, जो हम खाते पीते हैं उसमें में से जो थोड़ा बहुत मात्रा पाता है, जैसे आयरन है, तांबा है, जैसे कहें कुछ खाते पीते हैं तो उसमें से जो होता है तांबा और लोहा विटामिन को संचित करके यकृत रख लेता है। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है, यानी टेम्परेचर कंट्रोल करता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच यकृत का एक महत्वपूर्ण सुराग है। अगर किसी व्यक्ति को जहर देकर मारा गया है तो उसका एक ही है फंडा कि लीवर का आप टेस्ट कराइए, उससे पता चलेगा यह व्यक्ति जहर खाया हुआ है या नहीं। अगला टॉपिक है हमारा पित्ताशय। यानी पित्ताशय नाशपाती आकार की एक थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा रहता है। पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से आता है। आप देख सकते हैं कि जो है पित्ताशय से पित्त जो है पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से आता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना ही प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा होती है। पित्त जिसे हम बाइल कहते हैं, यह पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त में जल की मात्रा 85% यानी 85% एवं पित्त वर्णक यानी बाइल पिगमेंट जो पीले हरे रंग का होता है इसकी मात्रा जो है 12% होती है। अगला है कि पित्त का मुख्य कार्य क्या है उसको हम समझते हैं। यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है यानी बेस कर देता है, जिससे अग्न्याशयिक रस क्रिया कर सके। यह भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। यह वसाओं का इमल्सीकरण यानी वसा का भी यह क्या करता है, पाचन करता है, यानी वसा को क्या करता है, तोड़ता है। यह आंत की क्रमण कुंचन गतियों को बढ़ाता है, यानी यह आंत की क्रमण कुंचन क्या करता है, गतियों को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, हमारा पाचन क्रिया तेज हो जाती है, जिससे भोजन में पाचक रस भली भांति मिल जाते हैं। यह विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। पित्तवाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिका रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती है। यानी पित्तवाहिनी में अगर कोई आपका जो है कोई डिफेक्ट आ गया है, अवरोध हो गया है, तो वो क्या करेगी, यकृत कोशिका उससे रुधिर लेना बंद कर देगी, जिससे संपूर्ण शरीर में कोशिका के द्वारा बिलिरुबिन फैल जाएगा और आगे चलकर यही क्या होगा, फलस्वरूप बिलिरुबिन हमारे संपूर्ण शरीर में फैल जाएगा, जिससे पीलिया रोग कहते हैं। हमारे पूरे शरीर में कोशिका के माध्यम से बिलिरुबिन पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिसे हम पीलिया के माध्यम से पीलिया या पीलिया रोग कहते हैं। यह पीलिया रोग आंखों के माध्यम से और नाखूनों के माध्यम से भी चेक किया जा सकता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं।
अगला टॉपिक है अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ग्रंथियों का एक हम अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें ओनली रिलेटेड ग्लैंड से ही संबंधित रहेंगे। आइए देखते हैं कि यह एक साथ अंतःस्रावी नलिकाहीन यानी इंडोक्राइन और बहिस्रावी नलिका युक्त यानी एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि, यानी इंडो और एक्सो दोनों प्रकार के हैं। इसको हम मिक्स ग्लैंड भी कह सकते हैं। इससे एक अग्न्याशयिक रस निकलता है जिसमें 9.8% जल तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव होता है जिसका pH मान 7.5 तथा 8.3 होता है। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के पचाने के एंजाइम होते हैं। किसको किसको? कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के पचाने के एंजाइम होते हैं, जिसे हम लेट यानी लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंजाइम के नाम से जानते थे। इसको हम पहली वीडियो में समझ चुके हैं। इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। अगला देखते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। यह अग्न्याशय का ही एक भाग होता है। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। यह लैंगरहैंस की क्या है? एक अंदर की एक पार्ट है, यानी एक भाग है जो कहाँ से? लैंगरहैंस जो है अग्न्याशय से निकलता है, इसकी खोज किसने की थी? लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है इंसुलिन। यह अग्न्याशय का एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। यानी इंसुलिन जो है अग्न्याशय के एक पार्ट जो है लैंगरहैंस की बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन का निर्माण होता है। इसकी खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी, सन 1921 ईस्वी में की थी। यह ग्लूकोज के ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है, यानी जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर रहा था यकृत, उसी को क्या करता है? कंट्रोल करता रहता है इंसुलिन। इंसुलिन से अल्प श्रवण से मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। यानी इंसुलिन का जब कम निकलेगा, यानी कब कम श्रवण होगा, तो उससे कौन सा रोग होगा? डायबिटीज यानी मधुमेह नामक रोग हो जाएगा। नोट आगे देखते हैं दोस्तों। रुधिर से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना, यानी रुधिर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है तब भी उसे मधुमेह कहते हैं, और जब इंसुलिन की मात्रा कम श्रवण होता है तब भी उसे हम क्या कहते हैं? मधुमेह कहते हैं। इंसुलिन के अतिश्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। यदि इंसुलिन से जो है अधिक क्या होता है, इंसुलिन हमारे शरीर में अधिक श्रवण होने लगता है तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। यानी जनन क्षमता और जो है दृष्टि ज्ञान यानी सूझबूझ की क्षमता क्या होती है? सोचने बूझने की क्षमता कम हो जाती है। ग्लूकोन यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। सोमैटोस्टिन यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन को स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। यह क्या करता है? भोजन को स्वांगीकरण यानी भोजन में सब कुछ मिलाने की अवधि को थोड़ा सा बढ़ा देता है। नोट में दिखा है छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डाया कम होता है। आप देख सकते हैं, हमने दिखाया है कि जो छोटी आंत है उसका डाया थोड़ा सा कम होता है, बड़ी आंत का डाया ज़्यादा होता है। जी सेल कोशिका की वजह से आंत का पाचन नहीं होता है। यह अत्यंत कठोर होती है, यानी छोटी आंत जो है वैसे भोजन में तो छोटी आंत संपूर्ण रूप से पच जाता है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि छोटी आंत क्यों खुद नहीं पच जाती है? क्योंकि वह जी सेल कोशिका की बनी होती है। यह वह जो है अत्यंत कठोर होती है। कौन? जी सेल। इसलिए वह आंत नहीं पचती है बल्कि भोजन को खुद ही पचा देती है। अब पॉइंट वाइज के रूप में दिया है। पहला है पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है और पित्ताशय में इकट्ठा होता है। लार का pH मान 6.8 होता है। अगला पॉइंट है हमारा अमाशय में पाई जाने वाली जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रावण करती हैं। अगला पॉइंट है जठर रस का pH मान 1 से 3.5 तक होता है। अगला पॉइंट है हमारा भार के आधार पर व्यक्ति को मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग किसको माना जाता है? यकृत को। तो अगला पॉइंट है दोस्तों लंबाई के आधार पर शरीर का सबसे बड़ा अंग किसको माना जाता है? त्वचा को माना जाता है। अगला पॉइंट है हमारा मनुष्य में एक यकृत पाया जाता है जो 2 पिंडों में बटा होता है, जिन्हें क्रमशः दायां या बायां पिंड कहा जाता है, जिसमें दाएं पिंड के नीचे और एक थैले मंद संरचना पाई जाती है जिसे गॉल ब्लैडर या पित्ताशय कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा
लेकिन कुछ स्तनधारी प्राणियों में पित्ताशय नहीं पाए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः घोड़ा, जेब्रा, खच्चर, चूहा इत्यादि कहते हैं। कुछ स्तनधारियों में क्या नहीं पाया जाता है, तो पित्ताशय नहीं पाया जाता है, जिन्हें क्या कौन कौन से एग्जाम्पल, घोड़ा, जेब्रा, खच्चर और चूहा। अगला पॉइंट है हमारा, यकृत में बने पित्त रस या वाहिन का पीएच मान जो है 7.7 होता है, जो क्षारीय प्रकृति यानी क्षारीय प्रकार का होता है। अगला पॉइंट हमारा, पित्त रस एक ऐसा पाचक रस है जिसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, फिर भी इसके द्वारा वसा का पाचन होता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, इमल्सीकरण कहते हैं। हमने आपको बताया था इमल्सीकरण में क्या होता है, छोटे अणुओं को जो है मतलब बड़े अणुओं को तोड़ना, ये क्या कहता है, इमल्सीकरण। यानी इसमें क्या होता है कि पाचन नहीं पाए जाने के कारण भी यह क्या करता है, वसा को पाचन करता है, इसी को क्या कहते हैं, इमल्सीकरण कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा, प्रोटीन के उपापचय से उत्सर्जित, यानी प्रोटीन जब पचता है तो क्या उत्सर्जित होता है, अमोनिया, जिसे NH3 कहते हैं, यकृत में आती है। यहाँ पर ऑर्निथिन चक्र के द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो हमारा पेशाब का यहाँ पर निर्माण कर देता है, यानी अमोनिया से क्या यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। अगला पॉइंट हमारा अग्न्याशय, जिसे पैनक्रियाज कहते हैं। अग्न्याशय को मनुष्य शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं। अग्न्याशय मनुष्य शरीर की एक मिश्रित ग्रैंड यानी मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, जिनमें बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। और अग्न्याशय आप देख सकते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, अग्न्याशय में बहिस्रावी के भाग में अग्न्याशिक नलिका पाई जाती है, जबकि अंतःस्रावी भाग के रूप में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं का निर्माण 3 प्रकार की कोशिकाओं से होता है, जिन्हें क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा और अल्फा, बीटा, गामा कोशिका कहा जाता है। तो अल्फा कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, यानी अल्फा सेल से ग्लूकान हार्मोन का स्रवण होता है, जो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या कहता है, कोशिका को उत्प्रेरित करता है। किसकी मात्रा को, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने के लिए अल्फा कोशिका क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। अगला पॉइंट हमारा, बीटा सेल यानी बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्रवण होता है। ये हार्मोन रुधिर में ग्लूकेज की मात्रा को कंट्रोल करता है। यानी इसमें क्या होता है, बीटा कोशिका से पहली बात तो हमारा हार्मोन का स्रवण होता है, और इसमें जो है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है कौन, बीटा कोशिका। तीसरा है इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रवण से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा, हार्मोन की अल्प स्रवण से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। तीसरा है गामा सेल यानी गामा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का स्रवण होता है। किससे, गामा सेल से। ये हार्मोन अल्फा बीटा सेल से निकलने वाले हार्मोन कार्यों में सहायता करती है। जो अल्फा और बीटा सेल से हार्मोन निकलते हैं उसमें सहायता करती है गामा सेल कोशिका। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा, अग्न्याशय में अग्न्याशिक रस का निर्माण होता है, जिसे पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट हमारा, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व यानी पोषक तत्व रस को पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन पाया जाता है। अगला पॉइंट हमारा, बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक होती है। अगला पॉइंट है हमारा, मनुष्य के शरीर में 100 से अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से शरीर को लगभग 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसको आपको भी ध्यान देना है, इन पॉइंटों को कहीं ना कहीं, इससे भी आपके प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। अगला पॉइंट हमारा, सिंथेटिक मिल्क यानी संशोधित दूध जो होते हैं, संशोधित दूध का निर्माण जो है डिटर्जेंट, यूरिया, लैक्टिक सोडा जिसे NaOH, रिफाइंड और चीनी को मिलाकर किया जाता है। ये दूध जो है हृदय तथा फेफड़ों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। या सिंथेटिक मिल्क किसका, डिटर्जेंट, यूरिया, लैक्टिक सोडा, रिफाइंड और चीनी से मिलाकर इस दूध का निर्माण किया जाता है। यह दूध जो है हृदय और फेफड़ों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ।